फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिंकी गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे इनोलेट केमिस्ट्री। इनोलेट केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी जो है एक प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की। ठीक है, अब मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है HA, वो आयोनाइज हो रहा है H+ और A- की फॉर्म में। जो किसी भी रिएक्शन होती है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या है? H+ की कॉन्सेंट्रेशन और A- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में है HA की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या है? एक एसिड का डिसोसिएशन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंपाउंड की या फिर किसी भी एसिड की, वो डिपेंड करती है A- की कॉन्सेंट्रेशन पे या फिर A- की स्टेबिलिटी में। A- की कॉन्सेंट्रेशन पे और A- की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल जो है उसके A- आयन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो वो कंपाउंड जो है वो ज्यादा आयोनाइज होगा। भाई ज्यादा आयोनाइज फॉर्म में रहेगा वो, और उस कंपाउंड में के H+ आयन, मतलब वो जो कंपाउंड है वो आयोनाइज फॉर्म में ज्यादा रहेगा, तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो वो जो एसिड है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। pKa क्या होता है? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो हम उसको pKa की टर्म में बात करते हैं। pKa होता है माइनस का लॉग ऑफ Ka। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा है तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। अब बात कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स की कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मान लो मैं बात कर लेती हूँ C+O ग्रुप की। अब कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सल्फोनिक एसिड हो, या फिर कोई भी और फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी जो अल्फा पोजीशन होती है। अब मैंने मान लिया कि अल्फा पोजीशन पे कार्बन है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब मान लो किसी एक वैलेंसी या फिर तीनों वैलेंसी जो है वो किसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये क्या होता है? अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी होंगी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका? एसीटोन का। एसीटोन होता है CH3 C+O CH3। यहाँ पे कोई बेस आता है, बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर दोनों अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या है? सेम है, तो कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। अपन ने मान लिया कि इधर से निकल गया अल्फा हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH2-, ये C+O और ये CH3। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो C+O है इसमें से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये जो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको क्या कर लेगा? अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। अब कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इसका जो CH2- का नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की साइड डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी CH2 डबल बॉन्ड CO- और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं जिसमें हम ले रहे हैं CH3 C+O CH2 CH3। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन इधर की साइड ये है और इसकी इधर की साइड अल्फा पोजीशन ये है। तो ये जो अल्फा कार्बन है इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर की साइड कोई हाइड्रोजन है नहीं है। तो अब कोई भी बेस अगर यहाँ पे आता है तो वो बेस क्या करेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे CH2- C+O CH2 CH3। अब यहाँ पे वही कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से ये ऑक्सीजन जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड थी उसको अपनी साइड विड्रॉ करेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ देगा। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CO- ये O CH2 और ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे हम दोनों केस में देख रहे हैं कि ये तो इतनी चीज तो दोनों में क्या है? सेम है। यहाँ पर डिफरेंस आता है दूसरी साइड जो सब्सटेंट जुड़ा हुआ है।
अब यहाँ पे जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, और ये जो पूरा OET ग्रुप है इसका लगता है प्लस M इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट है, 2 लॉन पेयर। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर प्रेजेंट है इसकी वजह से क्या लग रहा है, यहाँ पे प्लस M इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हुई है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है इस ऑक्सीजन के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है। तो अब हमें पता है कि एक तो प्लस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे कोई सब्स्टिट्यूएंट, और एक प्लस I इफेक्ट से डोनेट करे। तो जो प्लस M इफेक्ट है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर की साइड जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है इसकी बजाय। तो अब हम पीके वैल्यू देखें तो पीके वैल्यू इसके लिए होती है 20 और इसके लिए होती है 24। अब हमें पता है कि जिसके लिए पीके वैल्यू ज्यादा होगी उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर इस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसीटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इन दोनों को कंपेयर करने पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक तरफ तो है हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक साइड है हमारे पास में CH3 S डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे क्या होता है, बेस आता है, इधर भी बेस आया और इधर भी बेस आया। बेस का काम है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये हो गया CH2 माइनस, ये C डबल बॉन्ड O CH3, इधर की साइड हो गया CH2 माइनस S डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे क्या होता है वही कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन अपनी साइड पुल करता है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज इधर की साइड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड O माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पे CH3। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन जो है इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड विड्रॉ करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर की साइड डोनेट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड S, ये हो जाएगा O माइनस, और ये हो जाएगा CH3। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन दोनों में सेम काम हो रहा है यहाँ तक तो, लेकिन बात ये है कि इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसकी जो टेंडेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। अब हम उसका कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन जो है कार्बन C डबल बॉन्ड O है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रही है वो 2p ऑर्बिटल में, इसके पास 2p ऑर्बिटल जो है इसके पास में वैकेंट है, और इसके पास में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसमें है, 2p ऑर्बिटल में। इधर बात कर लेते हैं, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो 3p ऑर्बिटल में है, और इसके पास में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2p ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे जैसे ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, तब यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो हो रही है 2p2p ओवरलैपिंग, और यहाँ पे हो रही है 2p3p ओवरलैपिंग। अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी ओवरलैपिंग जो है वो बढ़िया होती है। तो अगर अपन बात करें इफेक्टिवनेस की, तो 2p2p ओवरलैपिंग जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू 2p3p ओवरलैपिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2p2p ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दोनों ऑर्बिटल्स की साइज सेम होती है, और दोनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, मतलब साइज भी सेम और एनर्जी भी सेम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो अलग अलग शेल में होते हैं, जिस वजह से क्या होती है इनकी एनर्जी में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, और साथ में क्या होता है इनकी साइज में भी क्या आ जाता है, डिफरेंस। क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होती जाती है। तो जो 3p ऑर्बिटल होता है वो साइज में बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो नहीं पाती है, जिस वजह से क्या होता है कि ये एसीटोन जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसकी वजह। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, तो इसकी जो पीके वैल्यू होती है, इसकी होती है 20 और इसकी होती है 35। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वेरी कर रही है पीके की वैल्यू। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 एग्जांपल्स की। एक तो है हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसीटोन। एक होता है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक होता है CH2, ये C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये होता है डाईइथाइल मेलोनेट,
डाई इथाइल मेलोनेट, और ये होता है एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई बेस आ रहा है। अब वही बेस का काम क्या है, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो बेस जो है वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये प्रोटोन जो है वो यहां से निकालेगा और ये निकल जाएगा यहाँ पे CH2 माइनस, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। और इधर से हम लोग बात कर लेते हैं, बेस अगर प्रोटोन निकालेगा तो बन जाएगा CH माइनस, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3। इधर बेस आता है तो इधर कौन सा प्रोटोन निकल जाएगा, ये वाला प्रोटोन निकल जाएगा। अब CH माइनस, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये O CH2 CH3, ये भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। अब ये इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मतलब ये जो CH2 ग्रुप है और इससे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इधर कोई भी सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इधर कोई सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, तो ये जो CH2 ग्रुप होता है, ये जो CH2 ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये बहुत ज्यादा एसिडिक, इसकी जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ना एसीटोन में और एसिटाइल एसीटोन में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस तरीके से डिलोकलाइज हो रहा है और हमारी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये CH माइनस इधर भी जा सकता है और ये CH माइनस जो है वो इसका नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि दो पॉसिबिलिटी है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इन दोनों में अगर कंपेयर करें हम लोग तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इसकी ज्यादा हो जाएगी एसिटाइल एसीटोन की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा। जबकि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसका डाइथाइल मेलोनेट से, तो डाइथाइल मेलोनेट में क्या होता है कि वही CH नेगेटिव है, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, इसके पास में दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इधर तो CH3 है और इधर क्या है OET। तो OET होने की वजह से क्या प्लस इफेक्ट शो करेगा और ये यहाँ पे शो करेगा प्लस I इफेक्ट। तो ये प्लस इफेक्ट शो करेगा तो इसके पास में क्या है, दो लॉन पेयर है। तो यहाँ पे जहां ये जो नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो सेटिस्फाई हो रही थी इस नेगेटिव चार्ज और इसके प्लस I इफेक्ट के द्वारा, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है इस नेगेटिव चार्ज और इसके प्लस M इफेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर बात कर लेते हैं तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ की कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी सबसे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, यहाँ पे एसिटाइल एसीटोन की। तो पहले अपन इन दोनों में कंपेयर करें तो ये तो हमने बता ही दिया कि यहाँ पे प्लस I इफेक्ट लग रहा है, इसका प्लस M इफेक्ट लग रहा है, तो इस वजह से इन दोनों में से किसकी ज्यादा हो जाएगी, एसिटाइल एसीटोन की। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2, ये जो CH2 माइनस है ये केवल एक ही तरफ डिलोकलाइज हो पा रहा है और यहाँ पे देखिए कि CH माइनस जो है वो दो तरफ डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, डाई इथाइल मेलोनेट की। और लास्ट में हमारा बच जाएगा एसीटोन। तो ये हो जाएगा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। पीके वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो पीके वैल्यूज में अगर हम लोग देखें तो एसीटोन की तो हमें पता ही है कि 20 होती है। एसिटाइल एसीटोन की बात कर लेते हैं। एसिटाइल एसीटोन जो है उसकी पीके वैल्यू होती है, एसिटाइल एसीटोन जो है उसकी पीके वैल्यू होती है 9, इसकी पीके वैल्यू होती है 9। और जो डाइइथाइल मेलोनेट होता है उसकी पीके वैल्यू होती है 11। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एसिटाइल एसीटोन है ये कितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इसकी एसीटोन की बजाय।